जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और शानदार जानदार मॉडल पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम नया राजस्थान दोस्तों पढ़ रहे हैं अब, यानी नया जीके आपका यहाँ से कवर होगा। और देखो, वैसे आप सभी को बताएं, जितना हमने पढ़ा है उसमें हर एक टॉपिक में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अब नया राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम एलडीसी का हो या रीट का हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर सीईटी हो। ठीक है, अगर आप सीईटी मुख्यतः परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, रीट की कर रहे हैं तो भी जुड़े रहिएगा, एलडीसी सीईटी के साथ आई जाती है ना, पशु परिचारक वगैरह किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। परीक्षा उपयोगी कंटेंट जो कि आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आज का जो है मैं आपके सामने पहला प्रश्न रखने जा रहा हूं और आप सभी से निवेदन रहेगा आप क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो शुरू करें दोस्तों क्लास को, लेकिन उससे पहले ये राजस्थान क्लासेज नाम जो दिख रहा है ना आपको, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन यानी ऐप है राजस्थान 360 के नाम से, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्री में और पेड कोर्स भी दिए जा रहे हैं। पेड यानी ऐसे 20 रुपये 30 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स दिए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी को ज्वाइन ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो साहब, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों का लेवल जो है ना बड़ा अच्छा लेवल है। और आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहकर क्या करेंगे, हमें इसके आंसर बताएंगे कि भाई मेरे जो है सर इतने प्रश्न सही हुए हैं, 40 में से कितने हुए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आंसर बताइए। बोले सर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ है ना वो हुआ था सर ऑप्शन ए 1949 में। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें दोस्तों 30 मार्च 1949 को लॉक करेंगे। 30 मार्च 1949 को याद रखेंगे ये दिन। और उस समय चौथे चरण का जो है उद्भव हुआ था, ये भी आप सभी को पता है ना। और 5 संभाग थे उस समय, तत्कालीन राजस्थान में 5 संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, उदयपुर था, बीकानेर था। और जिले कितने थे? 25 थे। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? कितना आसान सा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अलगोजा दोस्तों। ठीक है, और हम बात करें आपसे यूं ही कि ये अलगोजा जो है ये राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। देखो, लोक वाद्य यंत्र ये जो है आपका अलगोजा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे सवाल करूं कि राज्य भाषा कौन सी है हमारी राजस्थान की? राज्य भाषा कौन सी है? बोले सर हिंदी है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी तरह जैसे राज्य पुष्प क्या है? बोले सर रोईड़ा है ना। राज्य पशु कौन सा है? बोले सर हिरण है। ठीक है, और हम बात करें राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावण है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज होकर गलत कर आते हैं, और ये सवाल आरएएस जैसे पेपर में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? बताओ साहब। देखो, देशांतर कितनी गुजरती है मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और आप अपने आप से सवाल करिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, नाम बड़ा, देशांतर तो 9 लिख दीजिए, अक्षांश छोटा नाम लग रहा है आपको तो 7 लिख दीजिए। ये इतनी रेखाएं जो है राजस्थान से गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन 20 सही होगा। बाकी अक्षांश का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक दूसरे को ये कहाँ पे काटती है? नागौर जिले में। ठीक है, जिस कारण हम राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी नागौर ही कहते हैं, और नागौर अब 2 भागों में बढ़ चुका है, डिडवाना कुचामन और नागौर। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, कौन से या कौन सा अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश का भाग है? घग्गर है, शेखावटी है, नागौरी उच्च भूमि है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग कौन सा है? तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, सारे के सारे अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग है। अगला सवाल देखिए, किस झील का उपनाम खालदा झील है? दोस्तों बताइए, किस झील का उपनाम खालदा झील है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिडवाना झील है ना। और ये डिडवाना कुचामन में पड़ती है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसको खालदा झील कहते हैं, और इसका जो नमक है ना वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड अधिक रूप से पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल है, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता होगा। इसकी बात करें, गणेश्वर सभ्यता अब कहाँ पे है? नीमका थाना में है। ठीक है, नीमका थाना अब जिला बन चुका है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। मैं आपसे यूं ही बात करूं कि भाई इसके संबंध में और भी बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे पहले कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, बाकी ऐसी प्रकार का सवाल और आगे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है? औद्योगिक क्षेत्रों में आयात और निर्यात की व्यवस्था करना, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। देखो यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे मध्यम है और यहाँ पर आयात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन केवल बी ही सही होगा। बी ऑप्शन ही आपका सही है, बाकी गलत है। देखो, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भूमि प्राप्त करवाना इसका काम है, मध्यम या बड़े उद्योग के लिए वित्तीय व्यवस्था करवाना इसका काम है, लेकिन ये काम नहीं है निर्यात व्यवस्था का, आयात निर्यात व्यवस्था का, है ना। सामोली शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ? बताइए, जल्दी बताइए। सामोली शिलालेख उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और इसकी बात करें कि भाई ये कब का है, तो 646 ईस्वी का है। और इसमें हमें गुहिल वंश के जो शासक है ना, शिलादित्य, उसके समय की जानकारी प्राप्त होती है उदयपुर के सामोली शिलालेख से। क्लियर है? अगला सवाल है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित? इसकी खोज 1953 में A.K. व्यास ने करी थी, यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा आहड़। देखो, A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, यानी आहड़ याद रखेंगे, 1953 आहड़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे खुदाई की जब बात आती है तो रतन चंद्र अग्रवाल का नाम पहले आ जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल का नाम आ ही जाता है। और इनके साथ और भी थे जिनका नाम था H.D. सांकलिया, H.D. सांकलिया जो साथ में थे। ठीक है, बाकी हम बात करें दोस्तों तो ये इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ जो है बेड़च नदी के किनारे सभ्यता उत्पन्न होती है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। अगला सवाल है, राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजपूत वंश इनमें से कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन राजपूत वंश कौन सा है इतिहासकारों के अनुसार, शिलालेखों के अनुसार? बोले सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गुर्जर प्रतिहार जो है ये। क्योंकि इसको देखो, गोपी चंद शर्मा के अनुसार तो 6वीं शताब्दी के मतलब पूर्व में जो है ये मारवाड़ में आ गए थे। तो हम यूँ कह सकते हैं 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। 7वीं शताब्दी में गुहिल वंश भी आ गया था। अगला सवाल है, ओरडा सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बताइए। तो ओरडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ये जयपुर के थे, जयपुर के शासक थे दोस्तों, सभी को पता है। ओरडा सम्मेलन की बात करें क्यों किया गया था? क्योंकि मराठों के आक्रमण अधिक होने लगे थे। मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए जो है 17/7/34, मैंने आपको बताया कई बार, 17/7/1734 में ओरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा जगत सिंह जो थे ना उदयपुर वाले, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी इस सम्मेलन की। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखिए, निम्न कथन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? यहाँ के किसानों से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती है। जैसे ही 84 प्रकार की लागतें याद आती है तो बिजोलिया किसान आंदोलन को याद किया जाता है दोस्तों, सभी को पता है ना। ओके, और 1894 में यहाँ का जागीरदार कृष्ण सिंह बना था। तो बिजोलिया दोस्तों 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। तो यूँ कह सकते हैं मोटा मोटा 44 वर्षों तक चला था ये आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था, ये आपको बताना है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राम रस्ते। ठीक है, जो राज सिंह की पत्नी थी, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। त्रिमुखी बावड़ी, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? देवारी में जो स्थित है त्रिमुखी बावड़ी, उसकी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? दृष्टि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे शाहपुरा होगा या झालावाड़ होगा या जोधपुर होगा या अजमेर होगा। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। अब शाहपुरा जो है अलग से जिला बन चुका है दोस्तों, है ना। तो शाहपुरा जो जिला है वो कौन से संभाग में आता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये जो जिला है ना इस संभाग में स्थित है। निम्न में से सगुण भक्ति के उपासक संप्रदाय, देखिए रामानुज है, चरणदासी है, मीरादासी है। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। भगवान की यहाँ पे साकार रूप से पूजा की जाती है दोस्तों, ठीक है, इस संप्रदाय के द्वारा। अगला सवाल है, हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए, हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? वे कलाएं जो हाथों से या हस्त से तैयार की जाती है उसे हस्तकला कहा जाता है। हालांकि हस्तकला का उद्योग केंद्र कहाँ पे है पता है आपको? बोरानाडा में। उद्योग केंद्र कहाँ पे है? बोरानाडा में है। लेकिन हस्तकलाओं का तीर्थ जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन सी। देखो उद्योग केंद्र बोरानाडा जोधपुर में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? हालांकि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है आप सभी को पता है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये जो है राजस्थान का कौन सा गीत है दोस्तों? राजस्थान का ये राज्य गीत है। अल्लाह जिलाई बाई ने सर्वप्रथम गाया था। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध बीकानेर जिले से रहा, बीकानेर जिले से रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्न लोक नृत्य किस प्रकार के लोक नृत्य हैं? जो गीदड़ है, गैर है, चंग है, बम है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने लग रहा कि गीदड़, गैर, चंग, बम, है ना। बम नृत्य की बात करें भरतपुर साइड का है। चंग नृत्य की बात करें ये कहाँ का है? शेखावटी साइड का है, ठीक है। गीदड़ की बात करें ये भी शेखावटी साइड का है। एक सेकेंड, हाँ, और गैर नृत्य की बात करें ये आपके उदयपुर साइड का है। तो ये आपको नहीं लग रहा कि क्षेत्रीय लोक नृत्य है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य जालोर साइड का है। अगला सवाल देखो, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों। राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। मूलतः ये कहाँ का है पता है आपको? महाराष्ट्र का है, लेकिन तमाशा जो है ये हमारे जयपुर का है, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रताप सिंह जो थे ना शासक, प्रताप सिंह के समय जो है इस लोक नाट्य का उद्भव हुआ था। अगला सवाल है कि ये निम्न कथन किस प्रथा से संबंधित है? इसे रोकने का प्रयास, प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजस्थान में इस प्रथा को सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने बंद किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, सती प्रथा। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले इस प्रथा को रोकने का प्रयास 1822 में बीकानेर ने किया, फिर जयपुर के राम सिंह ने भी किया 1844 में। देखो कागरचा या कागरेच किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताइए दोस्तों। कागरचा या फिर कागरेस जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, जिस पर हम बात करें तो छोट पहुंचाकर जो है धातु के बने होते हैं, जिस पर आपस में टकराते हैं तभी जो है, या फिर प्रहार करते हैं तभी आवाज़ करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से भीलों द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आप बताइए। राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना वर्ष 1978 में हुई। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्पादन वर्ष 1980 में हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1978 को लॉक करेंगे। सिर्फ एक ही सही है, ठीक है।
और उत्पादन जो शुरू हुआ था, स्थापना 78 में हुई, उत्पादन शुरू हुआ था 1983 में, और इसकी कुल जो क्षमता है ना वो 1240 मेगावाट की है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जयपुर का पंजीकरण किस वर्ष में किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966 में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? जयपुर में। ठीक है, ओके, अक्टूबर महीना था 1966 में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य पक्षी के संबंध में सत्य कथन क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी जो है सही होगा, दोनों के दोनों कथन सत्य है। राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों कौन सा है? गोडावण है, सभी को पता है। इसको जो मान्यता मिली थी, पक्षी का दर्जा मिला था राज्य पक्षी का 1981 में मिला था। इसको ओकना भी कहा जाता है, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे बड़ा तिलोर भी कहा जाता है। अधिक रूप से अकलोड फॉसिल पार्क में ये रहता है। अगला सवाल है, गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत जो है ये 10 जून 2020 को हुई थी। हालांकि ये सवाल पूछे या ना पूछे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे फिर भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय का अंतराल कितना होगा? देखो, जैसलमेर इस साइड रहेगा, धौलपुर इस साइड रहेगा, यूँ थोड़ा सा यूँ अंतर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा, सबसे अंत में जैसलमेर में होगा। तो यहाँ पे 30 मिनट या 36 मिनट कितना डिफरेंट रह सकता है? बोले सर 35 मिनट 8 सेकंड का डिफरेंट रहेगा। अच्छा ठीक है साहब, हमने ऑप्शन सी को लॉक करा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन किस क्षेत्र प्रदेश से संबंधित है? यह सिंचित क्षेत्र है जिसमें अम्लीयता तथा क्षारीयता की समस्याएं मिलती है। इस क्षेत्र में गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नहरी क्षेत्र, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाती है। सिंचित क्षेत्र भी है, गर्मियाँ भी है, ठीक है, नहरी क्षेत्र भी है, तो सब कुछ जो है रिलेटेड है आपका। अगला सवाल है, मान मौरी का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? ये आपको बताना है दोस्तों, बताइए। मान मौरी का लेख जो है किस जिले का है? तो याद रखना चित्तौड़ का है, कर्नल जेम्स टॉड को मिला था। ठीक है, और कहाँ पे मिला था? मानसरोवर झील के निकट मिला था। और हम बात करें यहाँ पे कि ये कब का है, तो 713 ईस्वी का है दोस्तों, याद रखना चित्तौड़ का है। और इसके संदर्भ में और भी हम बात कर सकते हैं कि भाई इसके जो रचिता थे ना, रचिता वो कौन थे? पुष्प थे, पुष्प नामक व्यक्ति थे। अगला सवाल देखिए कि किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है? मैंने आपको कहा था कि सवाल आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता दोस्तों। और गणेश्वर सभ्यता की बात करें, कांतली नदी के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता है। रतन चंद्र अग्रवाल जो है खुदाई करवाते हैं इसकी। ठीक है, और हम बात करें इसके संदर्भ में और भी, जैसे यहाँ पे हमें तांबे की झारियाँ भी मिली है ना, मतलब बहुत सारे तांबे के जो है जो भी उपकरण देखने को मिलते हैं। और बाकी अब ये है कहाँ पे? नीम का थाना में, नीम का थाना में। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्न कथन किस शासक से संबंधित है? यह मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शासक था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने मेड़ता को अपने राजधानी बनाया। तो ये नागभट्ट प्रथम होगा आपका, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। निम्न कथन किस युद्ध से संबंधित है? माधो सिंह ने मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त की। इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपुलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध दोस्तों, ऑप्शन जो कि टोंक में हुआ था, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 1746 में हुआ था, याद रखना। माधो सिंह ने मराठों की सहायता की थी।
मतलब सहायता ली थी, सॉरी की नहीं, ली थी। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। बेंगू ठिकाना किसके अंतर्गत आता बताइए। तो बेंगू ठिकाना जो आपके ऑप्शन ए मेवाड़ के अंतर्गत आया करता था उस समय। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए। बोले सर गोराधाय को कहा जाता, मारवाड़ की पन्नाधाय, जो कि अजीत सिंह को बचाया था इन्होंने, गोराधाय ने, है ना, अजीत सिंह को बचाया था। अजीत सिंह की बात करें तो लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ था 1679 में। ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र कौम का बलिदान देकर अजीत सिंह को मुक्त करवाया था यहाँ पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथक अस्तित्व रखने की शर्त को निम्न में से कौन सी रियासत पूरी करती थी उस समय एकीकरण के दौरान, बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उपरोक्त सभी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, और इनके सामने शर्त रखी गई थी कि 1 करोड़ की वार्षिक आय होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, जो कि इन रियासतों की थी। तो ऑप्शन डी को लॉक करा आपने। चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए दोस्तों, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए, तो बताइए। ऑप्शन सी को लॉक करते हैं क्या, 4 प्रकार के। एक तो औदुक दुर्ग, मतलब कि जल वाला, एक पर्वतीय दुर्ग, एक धाव नामक दुर्ग, एक वन दुर्ग। 4 प्रकार के कौटिल्यन दुर्ग बताए दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 8 खंभों की छतरी बांडोली में है, वो किसकी है, तो सीधी सी बात है महाराणा प्रताप की। ऑप्शन बी को लॉक करा आपने, महाराणा प्रताप, जो कि उदयपुर में स्थित है बांडोली। ठीक है, केजड़ बांध के पास में है, अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, निम्न कथन मंदिर निर्माण की शैली से संबंधित। इस शैली में मंदिरों में गोल गुबंद नुमा, ऊंची छोटी या बीच में गर्भगृह होता है, वे, है ना। मंदिर चबूतरे पर होता है जिसके बीच में गर्भगृह होता है। किस शैली से संबंधित है ये, तो याद रखना नागर शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस हवेली का निर्माण हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने करवाया था। ये जो हवेलियाँ हैं ना, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये आपके जैसलमेर में, नवलगढ़ की हवेली, फतेहपुर की हवेली, ये आप सभी को पता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, ये इसका आंसर जो है क्या होगा, मैं यही सवाल करूँगा आपसे, इसका आंसर क्या होगा। 40 प्रश्न हमने पढ़े हैं, इसमें से आपके कितने सवाल सही हुए हैं वो आप कमेंट करके बताएं। आज दोस्तों हमने व्याख्या के साथ में पढ़ा। देखो कल हमने सुपरफास्ट पढ़ी इसीलिए 50 प्रश्न पढ़े 20 मिनट में, आज व्याख्या थी इसीलिए 20 मिनट लगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि व्याख्या नहीं देखी, है ना, बिल्कुल साहब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आज की क्लास को, और शेयर ज़रूर करें। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं समय चेंज कर रहा हूँ, टाइम मतलब क्लास का चेंज करना है आपने। मॉर्निंग देखो 9 बजे का टाइम रखें, या फिर रात्रि 8 बजे का टाइम रखें, कौन सा रखें, या फिर मॉर्निंग 8 या 9, इनमें से कौन सा रखें, ये भी आप लिख सकते हैं। मॉर्निंग 8 से 9 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 8 या 9 बजे का टाइम, इनमें से कौन सा रखें। रात्रि 8 बजे का टाइम रखें, या इनमें से मतलब कौन सा टाइम रखें, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज़ आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, टिप्पणी का, क्योंकि देखो आप रिप्लाई करेंगे तभी मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँगा, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास एक ही आएगी, एक क्लास में आपका कोई भी आप टाइम हमें बता दीजिएगा, उसके आधार पे एक पोल भी करवा रहा हूँ आज, तो पोल में भी आप ज़रूर जो है कमेंट करके बता देना कि सर ये टाइम रखो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।